डाकू भाई 2 मिनट के लिए मुझे मेरा फोन दे दो प्लीज, बाबा को बताने के रिक्शे वाले अंकल को भेज दें। अनाया के मासूम लहजे पर एक नकाब इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। वो खाकान अब्बासी था, शहर का सबसे ईमानदार अफसर, जो आज डकैतों के एक खतरनाक गिरोह को पकड़ने के लिए इन्हीं का रूप धार कर एलीट क्लब की डकैती में शामिल हुआ था। अनाया जो पहले ही नशे में धुत नाचते थड़कते लड़के लड़कियों को देखकर परेशान थी, डकैती का सुनते इसका वजूद खौफ से लर्ज उठा था। आपका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, आए मैं आपको बाहर छोड़ आऊं। वो इसे अपने मजबूत हिसार में छुपाए बाहर लाया। वो मुझे अपना बैग भी चाहिए। क्यों? खाकान को इस पर शक हुआ। इसमें मेरी एक पर्सनल चीज है जिसे पहने बगैर मैं घर नहीं जा सकती। वो रात मखमूर कर देने वाली रात थी, स्याह और गुनाहों को अपने अंदर समेट लेने वाली, जबकि नशे में धुत थड़कते हुए जिस्मों पर यह नशा कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा था। इसने अजियत और खौफ से अपनी आंखों को बंद कर लिया। बेबसी बेबसी थर-थर कांपती हुई वो लड़की बड़ी बेचैनी से अपनी बहन का इंतजार कर रही थी, जो अपने ऑफिस कोलीग और शायद इससे कुछ बढ़कर भी वकार नामी लड़के के साथ ही इसकी बेतहाशा करीब खड़े होकर इसकी कमर में हाथ डाले हुए था, और इसकी बहन का लिबास बामुश्किल इसके घुटनों को ढांप रहा था। बिखरे हुए बालों के साथ वो अपनी मखमूर निगाहों से वकार के बाजुओं में बिखरती जा रही थी, और अपनी बहन और बाकी तमाम लड़कियों को इस हालत में देखकर वो खुद पर शॉल को मजीद खींचकर अपने वजूद को ढांप लेती। मसला सिर्फ ये नहीं था कि इसकी बहन यहाँ मौजूद थी, मसला ये था कि वो अपने बाप को झूठ बोलकर यहाँ आई और साथ ही साथ अनाया को भी लेकर आए। इसे मालूम था अगर वो पकड़े जाते या बाबा को भिनक भी लग जाती तो सारा इल्जाम इस पर आ जाता। एक बार फिर हुजूम को छीड़ते हुए वो जुबिया के करीब जाने लगी, लेकिन बीच में खड़े हुए लड़के ऐसे बहाने बहाने से किसी न किसी जगह पर हाथ लगाकर अजीब सी नजरों से देखते। यहाँ इस जैसे लड़कियों का कोई काम नहीं था। इसने आगे बढ़कर जुबिया को कंधे से थामकर खींचा और वो वकार को छोड़ती इसकी जाने मतवज्जो हुई। क्या मुसीबत है, दफा हो जाओ और आराम से बैठ जाओ। सबसे पहले इसे अपने दोस्तों में लाकर ही वो शदीद पशेमान थी। इसका चमकता हुआ हुस्न और मासूमियत देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि वो इनके घर की मुलाजमा है। इसलिए इसने दूर की कजन का कहकर अनायक को मुतारिफ करवाया और वो चुपचाप देखती रही। रात बहुत हो गई है, प्लीज घर चलो। अपनी रोती हुई आंखों के साथ वो इल्तिजा कर रही थी और जुबिया ने खींचकर इसे फर्श पर गिरा दिया। जाओ यहाँ से और अब मुझे नजर ना आना। ऐसे यूं लग रहा था जैसे वकारा जुबिया से ज्यादा इसकी जाने मतवज्जो, और ये चीज वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खुद को समेटती हुई अनाया तस्लील के शदीद एहसास के साथ रोते हुए एक बार फिर इसी कोने में दुबक कर बैठ गई। अभी से बैठे चंद सेकंड्स भी नहीं गुजरे होंगे जब दाखिली दरवाजे से अफरा तफरी फैलाते हुए चंद लोग अंदर दाखिल हुए और पूरे हुजूम को चीरते हुए जैसे हर एक पर काबिज हो गए। शोर अब मध्यम होने लगा और चीखों पुकार करता हुजूम इन सब पर हावी हुआ। अपनी शॉल का कोना अपने अपने चेहरे पर खींचते हुए वो बहुत बेबस और खौफजदा नजर आ रही थी। इधर से उधर भागते हुए चेहरे और इन सब में असला उठाकर घूमते हुए नकाब पोश जो लम्हे भर में हर एक की खुमारी और नशे को उड़ाने का सबब बन गए। ज्यादातर लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए और जो बच्चे आने वाले अफराद के अताब से खुद को नहीं बचा पाए, इन्होंने सब कुछ लूट लिया था। और एक चमकती हुई आंखों वाला नकाबपोश इसके जानिब पलटा और काफी देर इसे देखता रहा। मैं यहाँ नाचने नहीं आई, मैं बस जुबिया के साथ अपनी बात को अधूरा छोड़े वो थर थर कांप रही थी। इसका हुलिया और इसके चेहरे की मासूमियत सबसे मुनफरिद थी, और सामने खड़े हुए नकाबपोश को इसकी मासूमियत में अजीब सी कशिश इसके करीब रोके हुए थी। अगर तुम यहाँ पर नाचने नहीं आई तो और क्या करने आई हो? शायद इसी की बात को इसके अंदाज में लौटाते हुए वो सवाल कर रहा था, और इसे तलाश करती हुई नजरों से जुबिया को ढूंढना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मुकाबिल ने इसे थामा और अपने साथ लगाते हुए इस भीड़ से बचाकर बाहर ले आया। जाओ और अपने घर जाओ, आज के बाद यहाँ ना आना, यहाँ तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसे बाहर लाकर छोड़ते हुए वो पलटा ही था कि इस नाजुक सी लड़की ने आगे बढ़कर सख्ती से इसका हाथ दबोच लिया। डाकू भाई, नहीं मेरा मतलब है मेरे प्यारे डाकू। अंदर अफरा तफरी फैली हुई थी और वो थी कि इसे नए नए लकब से नवाजते हुए न जाने किस बात की इल्तिजा कर रही थी, और इसके अलकाबात सुनते हुए इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी मुकाबिल के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। जाओ अपने घर जाओ। अपने हाथ को छुड़ाते हुए वो एक बार फिर हुक्म सादिर कर गया।
लेकिन वो उसे यूं ही थामे खड़ी रही। मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरे पास किराया नहीं है, अगर आप मुझे फोन दें तो मैं बाबा से बात कर लूं। वो जो मिशन पर आया हुआ था, यहाँ हरगिज भी अपना नाम, अपनी पहचान, अपना मोबाइल वो किसी के हवाले नहीं कर सकता था। वो इस लड़की को अंदर से बचाकर बाहर ले आया, ऐसे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला, और अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। मेरे पास मोबाइल नहीं है, जान छुड़ाने के अंदाज में इसने कह दिया, और वो लड़की बेयकीनी से इसे देखती रही, जैसे आंखों ही आंखों से कह रही हो कि इतने बड़े डाकू के पास अपना मोबाइल नहीं, मुझे एक बार अंदर जाने दे प्लीज। इसने फिर इल्तिजा की, लेकिन इस बार वो इसकी मासूम से चेहरे को दबोच चुका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें वहां से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी गुराहट अनायत के कानों में जहर की तरह उंडेली गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखती वो जैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो कदरे तारीख से कोने में खड़े हुए थे। जाओ, यहां से थोड़ा चलकर दूर तक जाओगी तो कोई ना कोई रिक्शा या टैक्सी नजर आ जाएगी तुम्हें, और वहां बैठकर घर चली जाना। अब मुझे नजर ना आना यहाँ पर। अपनी आंखों को मजीद बड़ा किए इसने घूरा तो वो जल्दी से पलटी, चंद कदमों के फासले तक जाकर ऐसे देखती रही और फिर बेख्तियार भागना शुरू कर दिया। और इसे यूं भागते हुए देखकर मुकाबिल ने इत्मीनान का सांस लिया। इस मासूम सी लड़की की वजह से ये नेकी गले पड़ने वाली थी। अगर इसका ये मिशन नाकाम हो जाता तो यकीनन वो बहुत बुरा फंस जाता। इसे हर सूरत यहां से कामयाब होकर निकलना था। जबकि दूसरी जानिब इस ठहरी हुई रात में इख्तियार भागते हुए वो बड़ी मुश्किल से इस जगह पहुंची जहां दो रिक्शे वाले खड़े थे। चंद कदमों के फासले पर इसने खुद को संभाला, अपना हुलिया दुरुस्त किया। वो जितनी घबराई हुई थी, अगर इन्हें मालूम हो जाता कि वो बेयारो मददगार है तो यकीनन इसे दबोच लेती कि बड़ा शहर था और बड़े शहर की सड़कें अभी तक सुनसान नहीं थी। इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी बचत हो गई। एक अधेड़ उम्र के शख्स का इंतखाब करते हुए इसने इसे एड्रेस बताया और उसे लेकर रवाना हुआ तो रास्ते भर अपनी उंगलियों को चट खाते हुए वो जुबिया के मुतालिक सोचते रहे। घर वालों के सवालों का सामना कैसे करेगी और जुबिया क्या वो वापस आ पाएगी पता नहीं। ये चंद ऐसी बातें थी जिनका जवाब इसके पास भी नहीं था, इसलिए हर बार खामोशी और मायूसी से सर झुका लेती। रुके, मैं बाबा को बुलाकर ले आती हूँ। रिक्शे वाले को रोककर वो दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। इनका बाप बहुत ज्यादा अमीर कबीर नहीं था, लेकिन घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटी छोटी बातों के लिए तड़पना नहीं पड़ता। बाबा का कारोबार अच्छा चल रहा था। अपनी बड़ी दुकान में इन्होंने 3-4 लड़कों को भी काम दे रखा था, इसलिए इन दोनों कारोबार खास तरक्की पर थे। सबसे पहले तो इस हंगामे के मुतालिक रोशनी बेगम को मालूम हुआ और इन्होंने हंगामे को मजीद बढ़ा दिया था। बताओ तो मेरी बेटी को छोड़कर कहाँ आई हो? बाबा बाहर रिक्शे वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, इन्हें पैसे दे दें फिर मैं आपको बताती हूँ। वो अपने बाप को बेचारगी से देखती हुई इल्तिजा कर रहे थे और इस पर एक नजर डालकर जाबिर साहब घर से बाहर निकले तो रिक्शे वाले को पैसे देकर वो दोबारा अंदर आए, लेकिन तब तक रोशनी बेगम ऐसे बालों से दबोच चुकी थी। बताओ जूबी कहाँ है? खबरदार अगर मेरी जूबिया पर कोई इल्जाम लगाए तो। जैसे ने पहले इस बात की भनक लग चुकी थी कि जूबिया किसी न किसी अपने करतूत का निशाना बन चुकी होगी, इसलिए इसे धमकाते हुए वो यही चाह रही थी कि ये बात जाबिर साहब के सामने नुमाया ना हो। जबकि इसने रोते हुए अपना आप छुड़वाकर अपने बाबा के पास पनाह ले ली। जाबिर साहब ने हैरत से अपनी बीवी को देखा और फिर गर्दन मोड़कर इससे, रात के इस पहर तुम कहां से आ रही हो? तुम दोनों तो सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मांग कर गई थी। और बहन कहाँ है तुम्हारी? वही सवाल जो कुछ देर पहले इसकी माँ दोहरा रही थी। बाबा वो जुबिया, बाबा क्यों लग रहा था कि जैसे आंसू का गोला इसके हलक में फंस चुका हो। चाहने के बावजूद वो शिद्दत से सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए खौफ से इसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, ये लड़की आखिर क्या किया तुमने जुबिया के साथ? रोशनी बेगम की आवाज बुलंद से बुलंद तर होती चली गई, लेकिन इसने गर्दन मोड़कर अपने बाप को ना देखा। बाबा, जुबिया और मैंने किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना था। मेरी सारा नामी दोस्त नहीं है। ये सब कुछ करने के लिए मुझे जुबिया ने कहा था। शाम को वो जो कुछ कहकर घर से निकली थी, अब वो इन्हीं बातों की नफी कर रहे थे। जबकि रोशनी बेगम तो मसनूई हैरत का शिकार होते हुए मुंह पर हाथ रखे हुए थी। हालांकि इस हकीकत से वो वाकिफ थी। बाबा, ये सब कुछ मुझे जुबिया ने कहने के लिए कहा था, क्योंकि इसे अपने किसी दोस्त के साथ बिल्कुल कल क्लब जाना था। बाबा, बेबसी से डरते डरते इसने कह दिया और जाबिर साहब फटी फटी आंखों से इसे बेयकीन होकर देखते रहे। क्लब? आज तक इन जैसे इज्जतदार लोगों ने इस जगह का सिर्फ नाम सुना था।
इनकी बेटी किसी क्लब के चक्कर लगा रही थी और वो भी किसी लड़के के साथ। ये इंकशाफ यकीनन जानलेवा था और वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी बात पर जोर देते हुए इसने बात को आगे बढ़ाया। बाबा, वहां पर ही जुबिया मौजूद थी। कुछ नकाबपोश अंदर आए और इन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जो कुछ इसके समझ में आया वो वैसे ही बताती चली गई और रोशनी बेगम के चेहरे की रंगत जर्द से जर्द होती चली गई। वो जानती थी कि अगर ये सब कुछ वो अपने बाप के सामने बयान करेगी तो जुबिया कभी भी बच नहीं पाएगी। इनके हाथों क्यों इतने झूठ बोलकर मेरी बेटी का जीना हराम कर रही हो? जाबिर साहब, ये लड़की बहुत ड्रामेबाज है। शाम को ही आपके पास इजाजत लेने के लिए आई थी या नहीं आई थी? अरे मेरी बच्ची को तो कुछ मालूम ही नहीं था और अब ये सती सवित्री बन रही है। जाबिर साहब के ज़हन में शक घोलते हुए वो अपनी बातों का जहर उगल रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे वो नफी में सर हिलाती बाप को देख रही थी। बाबा, मैं वहां से निकल आई क्योंकि मैं वहां के माहौल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जुबिया वो वहीं फंस गई। बाबा, जाबिर साहब को यूं लग रहा था जैसे इज्जत इनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही। एक तो उनकी बेटी क्लब से पकड़ी गई किसी मर्द के साथ और दूसरा वो आज रात बाहर रहने वाली थी। बेख्तियार इनका हाथ उठा और अनायक के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों मेरी इज्जत तबाह करो। हाँ, इनकी ऊंची आवाज कांप रही थी। रात का सन्नाटा चीरती हुई इनकी आवाज अनाया के दिल पर पड़ रही थी और रोशनी बेगम तो दम साधे थर थर कांप रही थी। जाबिर साहब, ऐसे ही लड़की को पता होगा कि मेरी बेटी के बारे में, और इन्होंने आगे बढ़कर इन्हें भी गर्दन से दबोच लिया। अगर आज अच्छी तरबियत की होती अपनी बेटी की तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। वो शदीद गुस्से में थे और इनके शदीद गुस्से में होने का मतलब ये होता था कि इनके सामने किसी की भी चलती जुबान काम नहीं आएगी। अनाया का बाजू थामे वो उसे लेकर घर से निकले। तुम बताओगी मुझे कहाँ है वो क्लब, कहाँ थी जुबिया? मैं इसे लेकर आऊंगा। वो बाप थे जिनके सिर्फ 2 बेटियां थी और माशरे में बेपनाह इज्जत। वो नहीं चाहते थे कि इनकी इज्जत कोड़ियों के भाव बिक जाए और वो खाली हाथ रह जाए। पहले खानदान भर में इन्हें इस बात का निशाना बनाया जाता कि इन्होंने रोशनी बेगम से निकाह किया। दूसरी बड़ी कमजोरी ये थी कि इनका कोई बेटा नहीं था, और अगर अब बेटियां भी थी ये गुल खिलाने लगे तो तफ्त इनके चेहरे पर और इनकी जिंदगी पर ऐसे जितना रास्ता मालूम था वो अपने बाप को बताती चली आई। इन्होंने सड़कें छान मारी और बिलाकर गाड़ी से क्लब के सामने जा रुकी जो इस वक्त वीरान पड़ा था। चंद सिक्योरिटी गार्ड, कुछ टूटे फूटे दरवाजे, टूटी हुई चीजें और सन्नाटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन्होंने आगे बढ़कर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या हुआ था? और इनके पूछने पर बदमजा खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ झटके से छुड़ा लिया। बुजुर्गों, आप जानकर क्या करोगे? यहाँ पर वारदात हुई है। ड्यूटी पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी जख्मी हुए हैं। देख रहे हैं हर चीज टूटी पड़ी है। अपने कांपे हुए हाथों से इन्होंने मोबाइल निकालकर जुबिया की तस्वीर निकाली। ये मुकाम इनके लिए मर मिटने वाला मुकाम था। अनाया गाड़ी में बैठकर ये सारा मंजर देख रही थी। आंसू इसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे और दिल शिद्दत गम से फटा जा रहा था। काश आज वो जुबिया की बातों में ना आ रही होती। इसके वो बहन जो उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती थी, इसका एकदम इतना मेहरबान होना, इसे समझ आना चाहिए था कि खतरा यहाँ मौजूद है। बस बहन की मोहब्बत में आकर इसने कदम उठा लिया जो अब इसकी जात पर न जाने कितने कीचड़ उछाड़ने वाला था। शायद वो जुबिया के मुतालिक पूछ रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने नफी में सर हिलाते हुए से पहचानने से इनकार कर दिया और मजीद इसे बताया कि यहाँ मौजूद सारी लड़कियां थाने में हैं। वो वहीं से जाकर पता करें और वापस आते हुए इन्होंने थाने की जानिब गाड़ी मोड़ दी। इस सारे हंगामे को तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। थाने में भी पहुंचने के बाद किसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी और सुबह पर बात डालते हुए इन्हें वापस भेज दिया। वो रात मायूसी की रात थी, वो रात नाकामियों की रात थी और इस रात जाबिर साहब ने अपनी इज्जत का जनाजा अपने हाथों से उठाया। वो शरीफ आदमी थे जिनके मोहल्ले में अच्छी खासी इज्जत थी। इस इलाके के लोग इन्हें हमेशा इज्जत से बुलाते और आज इनकी बेटी ने इनकी इज्जत पर वो बदनुमा दाग लगाया जो लगाए जाने के काबिल ही नहीं था। अगली सुबह वो थाने जाकर जुबिया को लेकर आए। बात बिल्कुल वही थी जो अनाया ने रात बताई, लेकिन घर में आने के बाद जुबिया ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। बाबा, मैं इसे लेकर वहां नहीं गई थी, बल्कि ये मुझे लेकर गई थी और वकार भी इसका दोस्त है। अगर आप चाहें तो इसे से पूछ लें। वकार और इसके दरमियान ताल्लुकात बड़े पुराने थे। भला वकार इसके कहने पर झूठ नहीं बोलता, वो बोल सकता था। नहीं नहीं, खुदा की कसम बाबा, मैं इस वकार को नहीं जानती। जुबिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वो सिर्फ अकेली थी और जुबिया के साथ रोशनी बेगम का भी हाथ था।
इसलिए इस अकेली लड़की की बात मानना मुश्किल थी। जुबिया ने ना जाने इस पर कौन कौन से इल्जामात लगाए। वो इसे रात के अंधेरे में इस मुश्किल में छोड़कर चली आई और इस सदमे को वो कैसे भूल सकती थी। इसलिए इसके मुंह में जो कुछ आया वो खुद को बचाने के लिए कहती चली गई, वरना इसके बाप से कुछ बैद नहीं था कि दुकान पर काम करते किसी लड़के के साथ इसे रुखसत करके इसकी ख्वाबों भरी जिंदगी को मिला मेट कर देते। इस शाम वकार को भी बुला लिया गया। सबूत के तौर पर जुबे यूं एक्टिंग कर रही थी जैसे वो वकार से अनजान हो, और वकार यूं एक्टिंग कर रहा था जैसे वो अनाया के मतलब सब कुछ जानता हो। अनाया और मेरी दोस्ती को 2 महीने हो चुके हैं। हम दोनों का मोबाइल पर भी राब्ता है और अनाया ज्यादातर जुबिया के नंबर से कॉल करती है मुझसे। वो जाबिर साहब के सामने बेटा वही कह रहा था जो उसे बताया गया, और माँ बेटी का मकसद यही था कि इस हंगामे में से एक नया हंगामा निकालेंगे। सबकी तवज्जो इस हंगामे की तरफ हो जाएगी और जुबिया नामा हरे को भूल जाएगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इंसान जितनी अच्छी भी कहानियां बना ले, लेकिन एक साथ मौजूद है जो कहानियों को सुधारना जानती है, जैसे मालूम है कि किस कहानी को कब कहां कौन सा मोड़ देना है, जो कहानियों की हकीकत से वाकिफ है। हर वो जात बड़ी बारीक बीनी से देख रहे थे। वो ससक ससक कर रोती रहे, इल्तिजाएं करती रही, लेकिन किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। जाबिर साहब सर गिराए वकार के सारे इल्जामात को सुनते रहे। अनाया की मां का इंतकाल इस वक्त हो गया जब अनाया 10 साल की थी, और इसके बाद इन्होंने रोशनी बेगम को इस घर में लाने का फैसला किया। वैसे रोशनी बेगम के साथ अनाया की मां की जिंदगी में निकाह कर चुके थे, और शायद यही सदमा और यही चीज इनके रिश्ते को बहुत कमजोर कर गई। बजाय तो रोशनी बेगम बहुत बेजरर सी खातून थी, लेकिन आज निकाह होने के बाद इन्होंने रायला बेगम से इनका शौहर छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक माँ थी, अपनी बच्ची को लेकर कब तक अपने शौहर की राह देखती रहती। जाबिर साहब ने जितनी कोशिश की कि वो बीवियों के दरमियान मुनसिफाना सलूक करेंगे, वो इतना ही अपनी बीवी की चालबाजी का शिकार होते गए, और इसी बात को दिल से लगाकर रायला बेगम आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर तक चली गई। एक शाम आने वाले शदीद हार्ट अटैक ने इन्हें दारुल फानी से कूच करने में मजबूर कर दिया, और अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़कर वो शायद जाबिर साहब और रोशनी बेगम का रास्ता साफ कर गई। वो दिन और आज का दिन कभी भी इस लड़की को रोशनी बेगम ने आराम नहीं आने दिया। जिस वक्त कोई इस हवेली में आए, इनकी अपनी बेटी 14 साल की थी। जाबिर साहब ने इस बात को बुनियाद बनाया था कि इन्हें एक अरसा राहिला बेगम के बतन से औलाद नहीं हुई, और औलाद की खातिर इन्होंने रोशनी बेगम से निकाह किया है। लेकिन रोशनी बेगम की बेटी पैदा करने के 4 साल बाद ही अल्लाह ने राहिला बेगम को संभाला और इन्हें भी अपनी रहमत से नवाजा। लेकिन इसके बाद वो ऐसी बीमार हुई कि 4 पाई की होकर रह गई, जबकि दूसरी जानिब रोशनी बेगम ने तो मजीद बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया था। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपनी ख्वाहिशें, अपना फिगर, अपनी आजादी। वो यहाँ बच्चे पालने का काम नहीं कर सकती थी, और इस तरह वो 2 बेटियों के बाप बन गए। ये बात इनके लिए बाइस फख्र थी। रायला बेगम के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही सही, लेकिन वो इनकी मोहब्बत और वफादारी के कायल हो चुके थे, जबकि रोशनी बेगम ने हमेशा इन्हें अपनी मुट्ठी में दबोच कर रखना चाहा। अब जिंदगी थी, इनका फैसला था, इन्हें किसी सूरत तो इसे गुजारना ही था। इसलिए इन्होंने हमेशा हर मामले को खामोशी से बर्दाश्त किया। इस घर में जो कुछ होता रहा वो बखूबी जानते थे, लेकिन बार बार इसको बुनियाद बनाकर एक झगड़ा खड़ा करना इनके बस में नहीं था। इस मामले से निपटने का इनके पास एक ही हल था कि अगर ये इनकी बेटी खुश थी कि वो वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारती, तो इन्होंने भी इसे हंसी खुशी कबूल कर लिया और वकार से कहा कि वो जल्द से जल्द अपने माँ बाप को लेकर इनके दरवाजे तक आए और अनाया को ब्याह कर ले जाए। इन्हें इस रिश्ते पर कोई भी एतराज नहीं था। हालांकि वकार हक्का बक्का बैठा रह गया। अनाया बिलाशुबा बेतहाशा खूबसूरत थी, लेकिन इसके और जुबिया के दरमियान ताल्लुकात पुराने थे, और जुबिया भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इतने बड़े हंगामे के बाद भी फायदा अनाया की तरफ जाता। इसे काफी सोच विचार करने के बाद बिलाखिर वकार से कह दिया कि वो एक बार अपने माँ बाप को लेकर इस दरवाजे तक आए और अनाया के साथ निकाह की डेट फिक्स करवा ले। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दूसरी जानिब अब इस खेल में अनाया को इस्तेमाल करना था। ऐसे सोच लिया था वो इसे मोहरा बनाकर बाप के खिलाफ खड़ा कर देगी। ये निकाह तो वो हरगिज नहीं होने दे सकती थी, लेकिन इससे पहले से अनाया नामी कांटे को अपने रास्ते से निकालना था। इससे जुबिया रोशनी बेगम से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन इसे मालूम हो रहा था कि जुबिया का रवैया अब इसके साथ बहुत नॉर्मल हो चुका है। बहुत नरम रवैया इख्तियार करती, हर वक्त बेचारगी से इसे देखती रहती। घर के सारे कामकाज भी जुबिया कर दिया करती, जबकि इसे सिर्फ एक कमरे में महदूद कर दिया। अपने बाबा की नाराजगी को बर्दाश्त कर रही थी। इसके अंदर एक आग जल रही थी और इस आग को बुझाने का कोई रास्ता नहीं था।
इसने कितनी बार जुबिया की मिन्नत कर ली थी कि वो सच्चाई से बाबा को बाखबर करे, लेकिन वो बेबसी से सर झुका देती। इस वक्त गुस्से में मुझसे गलती होगी, अब क्या हो सकता है? तुम्हारा और वकार का रिश्ता तय हो चुका है। कभी कभी हम जिंदगी के खेल में इतने बिखर जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे पहलू में बैठा हुआ शख्स हमें किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। ताश के पत्तों की तरह वो हमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटकता रहता है और हम सवाए बिखरने के कुछ नहीं कर सकते। हमारे जरिए जीत दूसरों का मुकद्दर बन जाती है और हमें एक बार फिर समेट कर रख दिया जाता है ताकि दूसरी बार बखेरने के काम आ सकें। घर भर में तैयारियां होने लगी। रोशनी बेगम और जुबिया ने इन तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे तो इस बात का दुख था कि जुबिया जो वकार से मोहब्बत की दावेदार है, इस निकाह पर इतनी खुश और पुरजोश कैसे हो सकती है। और ये मुहिम्मा भी इस रोज खुला जिस रात इसके और वकार की मेहंदी का फंक्शन था। जुबिया ने बेचारगी से इसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथों में भर लिया। मैं वकार को तुम्हारा होते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि वकार तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो मुझसे मोहब्बत करता है तो सारी जिंदगी तुम्हें भी तो सुलगना पड़ेगा। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और इसके चेहरे पर मसनूई बेबसी थी। और अनाया ने इसके हाथों को झटक दिया। ये तुम्हारा ही रचाया हुआ खेल है, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम इसमें जलो। और जुबिया ने रोते हुए इसके सामने हाथ बांध दिए। मैं जल लूंगी, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम जल पाओगे? अपने शौहर को अपनी बहन का महबूब देख पाओगी तुम? वो बड़ी खिलाड़ी थी, इससे बड़े बड़े खेल आते थे और इन खेलों में वो दूसरों को फंसाना बखूबी जानती थी। इसलिए इस वक्त भी वही कर रही थी जिससे वो मासूम सी लड़की वाकिफ तक नहीं थी। तुम भाग जाओ आज की रात। और अनाया ने इससे खुद से दूर धकेल दिया। तुम पागल हो चुकी हो। बाबा पहले मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते और तुम मुझे ये मशवरे दे रही हो। लेकिन वो जुबिया अपने नाम की एक थी। इसने अनाया को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि इसके लिए फरार का कोई रास्ता ही नहीं रखा। अनाया इस वक्त तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मेरे अपने बारे में सोचो। बेचारगी का जाल फंसाते हुए इसने अनाया को कायल कर लिया था कि वो मेहंदी की रात घर से निकल जाए और साथ एक एड्रेस भी दे दिया, बताया कि ये इसकी दोस्त का घर है और वहां चली जाए। इसने वादा किया था कि जब 2 दिनों के बाद अनाया घर लौट आएगी तब वो खुद बाबा को सारी हकीकत बताएगी। तब इसका निकाह वकार से हो चुका होगा और हकीकत जान लेने के बाद बाबा कुछ नहीं करेंगे। तब वो वकार की बीवी होगी। जुबिया को अपनी मोहब्बत भी मिल जाएगी और अनाया को इस नापसंदीदा रिश्ते से छुटकारा भी। इसकी शदीद मिन्नत समाजत का असर था कि एक बार फिर इस लड़की को इसकी बातों में आना पड़ा। तुम कसम खाओ कि तुम और झूठ नहीं बोलोगी। कसम खाओ जुबिया। वो भला इस पर एतबार कैसे कर सकती थी। मैं कसम खाकर कहती हूँ अपनी मामा की, बाबा की, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आई स्वेयर। और इस रात एक बार फिर वो जाल बुनी गई जिस जाल में फंस कर इसे जमीन में उतर जाना था। अल्लाह ने कुछ लोगों के दिल परिंदों से ज्यादा नाजुक बनाए हैं। वो लोग जो शुरू से एक टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं, उम्र के 18-20 सालों में पहुंचकर वो डरपोक, बुज़दिल और शायद इंतहा से ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं। तब अपनी हर छोटी छोटी बात के लिए वो दूसरों पर इन्हिसार शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्हें आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। मेहंदी का फंक्शन मुकम्मल होने के बाद रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब वो घर से निकली। जुबिया ने इसके लिए पिछली जानिब का दरवाजा खोल दिया। वो इसे दाखिली दरवाजे तक छोड़ने आई थी। गली में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। धड़कते हुए दिल के साथ इसने पलट कर जुबिया को देखा। खुदा की अमान, जुबिया ने कहा था, और वो इस तारीख गली में गुम होती चले गए। जुबिया की दोस्त निदा का छोटा भाई फराज इसे इलाके से बाहर राह निकलती हुई सड़क तक छोड़कर आया और ये जुबिया के इसे दी हुई एक्स्ट्रा सहूलत थी। तकरीबन 5 बजे के करीब यहाँ से बस गुजरती जो शहर जाया करती। जुबिया की दोस्त जिसका एड्रेस इसने दिया था वो शहर में रहती थी। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर और प्लानिंग के मुताबिक इसे इसी बस में जाना था। इस अंधेरे रास्ते पर बड़े दरख्त के नीचे वो एक जानिब छुपकर बैठी थी। ऐसा यूं लग रहा था जैसे इसका दिल उछल कर हलक में आ गया हो। वो यूं सहमी हुई थी जैसे कोई चिड़िया घोंसले से गिर जाए। ऐसे बस अपने बाबा को हकीकत के बारे में बताना था। इन्हें यकीन दिलाना था, जुबिया को वकार के हवाले करना था और अपनी जिंदगी बचानी थी। ये भी जुबिया ने कि इसे बताया कि वकार का कहना है वो शादी के ठीक 2 दिनों के बाद इसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो कभी ऐसे बीवी के रूप में देख ही नहीं सकता। आगे कुआं और पीछे खाई, इसे न किसी जगह तो जाना ही था। सो एक बार फिर इसने वो कदम उठाया
जो महज बेवकूफी थी। इससे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। यहाँ इंतजार करते करते जानवरों की आवाजें, अंधेरे में साए साए करता हुआ रास्ता, वीरानगी, खौफ, ऐसे खौफजदा करने के लिए क्या कुछ मौजूद नहीं था। और तभी एक गाड़ी सड़क पर आ रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और तकरीबन 3 लोग बाहर निकले। अंधेरे में वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो इधर उधर फैलते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ड्राइविंग सीट से उतरने वाले शख्स की आवाज ने मौजूद अंधेरे को चीरा। मोहतरमा, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो बाहर निकल आए, ऐसी में आपकी भलाई है। हमें मालूम है आप यहीं मौजूद हैं। देखिए, हर मसले का हल होता है और हमारा यहाँ पहुंचना आपके लिए इमदाद ही है। वो नहीं जानती थी कि इन लोगों को इसके बारे में कैसे मालूम हो और ये लोग कौन है। कुछ ही देर के बाद जलती हुई टॉर्च में इसने देखा कि 2 लड़कों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था, जबकि एक शख्स कपड़ों में मलबूस था। मिस अनाया, आप मेरी बात सुन रही हैं? इस शख्स की आवाज में एक अजीब सा रोप था। इससे यूं लग रहा था जैसे आवाज पहले भी इसने सुन रखी है। कुछ हैरानगी का शिकार होकर वो बाहर आई और तभी वो 2 लोग जल्दी से दौड़ते हुए इसके पास आए। वो सहम कर पीछे हटी। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप हमारे पास महफूज हैं। इससे मालूम हुआ था कि ये पुलिस है, एसपी खुद यहाँ इसकी मदद करने के लिए आया है। लेकिन जो हकीकत इससे इसकी जुबानी मालूम हुई वो इसे हिला देने के लिए काफी थी। इन्हें बताया गया था कि थाने में कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें इन्हें बताया गया कि अनाया नामी लड़की, जो कि खुद बात कर रही थी, इसके घर वाले जबरदस्ती इसकी शादी करना चाहते हैं और वो अपने घर से निकलकर भाग रही है। शायद इसका इरादा कुछ खतरनाक था। इस वक्त जो मालूमात मिली, इसके मुताबिक वो इस बड़े पुर दरख्त के आसपास ही कहीं मौजूद थी या फिर शहर जाती हुई बस में, और खाकान इस बात पर शुक्रगुजार था कि इस लड़की को आसानी से बचा लिया गया। इसे बाहिफाजत थाने पहुंचाकर वो वहीं से घर निकल गया। वो रात भर वहीं साकित बैठी रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक बार फिर वो इसी खेल का शिकार हो सकती है, जो खेल इसे नाको चने चिपवाने के लिए काफी था। इसे मालूम हो चुका था वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं। इसके बाप के सामने यही बात दोहरा दी गई होगी कि वो इस घर से भाग गई है। बस अब कम से कम वो अपने बाप का सामना नहीं कर सकती। इस सूरत में अगले दिन वहां पहुंचने के बाद खाकान ने लेडी कांस्टेबल से कहकर इसे अपने कमरे में बुलवाया। कागजात से सर उठाकर इसे सामने खड़ी हुई लड़की को देखा और कुछ लम्हों के लिए चौंक गया। एक मासूम सा अक्स इसके ज़हन की स्क्रीन पर लहराया और वो देर तक इसके चेहरे को और इसकी बादामी आंखों को देखता रहा। चेहरे की रंगत मुरझाई हुई थी। इस वक्त वो जर्द रंग की अनारकली में मलबूस थी, हाथों पर मेहंदी, गोरा रंग, खिलते हुए रुखसार, बड़ी बड़ी आंखें। वो लग रही थी कि मायूं की दुल्हन थी। खाकान इसे पहचान चुका था। इस रात भी तो वही थी जो इसे डाकू भाई और डाकू जी कहकर मुखातिब कर रही थी। इस मिशन की कंप्लीट होने के कितने दिन बाद वो इसके दिए गए इल्काबात पर मुस्कुराता रहा, जो मुरझाई हुई रंगत के साथ इसके सामने सर गिराए हुए थी। मिस अनाया जाबिर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने घर से निकलने और पुलिस को कॉल करने से पहले अपने बाप से बात की थी? इस सिलसिले में वो बात कर रहा था और वो सामने कुर्सी पर सर गिराए हुए थी। उसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। देखिए, अगर आप हमसे ताउन नहीं करेंगी तो अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगी। ऊंचा लंबा कद, कसरती वजूद, छाया वाला लहजा और बड़ी बड़ी आंखों वाला वो शख्स मुकम्मल तौर पर इस नाजुक सी लड़की की जाने मतवज्जो था। मेरे पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं है सर, मैंने खुद अपने लिए दलदल चुनी है और अब इसे दलदल में धंसते हुए मैं इस मौत का सामना करना चाहती हूँ। वो फूट फूट के रो पड़ी। इसकी मखमली हाथ इसके चेहरे को छुपाए हुए थे और मुकाबिल के दिल को न जाने क्यों कुछ हुआ। वो जल्दी से अपनी सीट से उठा और इसके करीब आकर रुकते हुए हल्का सा इसके कंधे को छुआ। अनाया, न जाने कि उसके लहजे में इतनी अपनाइयत थी जैसे वो इसे बरसों से जानता हो। रोना बंद करें प्लीज। इसे यूं चुप करवा रहा था जैसे वो कोई नाजुक सी गुड़िया और जो ज्यादा रोई तो बिखर कर टूट जाएगी और वो इसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज मुझे बताएं, इस शख्स की अपनाइयत में कैसा असर था? वो एक बार फिर इसके सामने अपना सब कुछ खोल कर बैठ गई। इसने सब कुछ इसे बता दिया जो उसके दिल में नासूर बन चुका था, अपने बारे में हर चीज। और आखिर में रोती हुई आंखों के साथ सर उठाकर इल्तिजा की, मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबा के पास ना भेजें, मुझे किसी ट्रस्ट के हवाले कर दें। मैं इनकी आंखों में टूटता हुआ मान नहीं देख सकती, मैं अपने बाबा की नफरत नहीं झेल सकती। और ना जाने क्यों मुकाबिल का दिल चाहा कि वो इसे अपने सीने में भींच ले। वो देर तक इसका चेहरा देखता रहा। आज इस लड़की की आंखों में हसीन ख्वाब होने चाहिए थे, वहां इस लड़की की आंखों में सिर्फ टूटा हुआ मान था।
सपने थे अपनों की बेरुखी और तजलील, ना जाने क्यों वो जरा सा इसके करीब झुका, निकाह करेंगे मुझसे। इसने साफ लफ्जों में कह दिया, ना कोई तमहीद, ना लंबी वजाहत, ना मोहब्बत के हो जाने का इंतजार, बस जो कुछ इसके दिल में आया इसने कह दिया और अनाया बेयकीन होकर इसे देखती रह गई। हमदर्दी कर रहे हैं मुझसे। इसका लहजा टूटा हुआ था लेकिन कमजोर नहीं था। नहीं, तुम्हें सहारा दे रहा हूं, तुम्हारे पहलू में जमकर खड़ा होना चाहता हूं। मुकद्दर अगर 2 बार तुम्हें मेरे सामने लेकर आया तो इसका इशारा समझकर तुम्हें अपनाना चाहता हूं। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। वो इसे यहाँ थाने में नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसे घर ले आया। इसका घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा, शानदार और पुरसकून। घर में मौजूद हर चीज मुकाबिल के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। इस घर में से वो और उसकी दादी रहा करते। जरूरत के मुताबिक घर में मुलाजमीन भी मौजूद थे। वो रास्ते भर इसे बताता चलाया और फिर घर लाने के बाद इसे मुलाजमा के हवाले कर दिया। इसके बारे में क्या सोच बचा रखता था, ऐसे यहाँ किससे लेकर आया था, इसे सबसे पहले क्लियर कर दिया कि वो चाहते हैं कि वो यहाँ इसकी शरीके हयात बनकर रहे, इसके साथ एक जायज रिश्ता हो, चाहे वो उम्र में इससे काफी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो एक मुहाफिज और सरबराह की हैसियत से इसका ख्याल रख सकता था। लेकिन वहां रहते हुए इस लड़की ने खुद को घर की जिम्मेदारियों में 2 दिनों के अंदर अंदर मुलव्वस कर लिया। मुलाजमा के साथ मिलकर सारे काम करना, दादी अम्मा की तमाम जिम्मेदारियों को उठाना। और इस शाम वो एक बार फिर इसके सामने थी, लाइट पर्पल कलर के सिंपल से सूट में। वो बहुत मासूम लग रही थी। चेहरा हर तरह के मेकअप से बेनियाज था। क्या मैं यहाँ पर दादी माँ की केयर टेकर की हैसियत से रह सकती हूँ अगर आप चाहे तो? और इसने खाना खाते हुए सर उठाकर इसे देखा। वो ये समझ रहा था कि शायद इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वो लड़की इसे अच्छी लगती थी और इसके दादी की भी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढकर शादी कर ले। इसका कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं था, कोई बड़े बड़े रिश्ते नहीं थे, इसलिए वो खामोशी से एक ताल्लुक बना लेना चाहता था, लेकिन शायद इसे मंजूर नहीं था। इस दिन भी वो चाय बनाकर इसके कमरे में लेकर आई। जब चाय पकड़ते हुए मुकाबिल ने इत्मीनान से हल्का सा मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। इस वक्त व्हाइट टी शर्ट में वो जाजिब नजर लग रहा था। चेहरे पर थोड़ी सी थकन और मसरूफियत थी। इससे तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था इस घर में रहते हुए, लेकिन इस घर की तमाम जिम्मेदारियां और खासतौर पर इस घर में इनकी अपनी बेटी रहने के लिए आ चुकी हो, और ये सब कुछ बहुत मुतमईन कर देने वाला था। खदीजा बेगम ने ढके छुपे लफ्जों में इससे पूछ लिया, कौन है ये लड़की? तुम्हारी कोई जानने वाली? और इनके ज़ईफ और नफीस चेहरे को देखकर वो मुबहम सा मुस्कुराया। मेरी दोस्त है, कुछ दिन रुकेगी और फिर अपने घर चली जाएगी। और वो जांचती हुई निगाहों से अपने खूबरू शहजादे को देखती रह गई, जिसके बाप का 1 अरसे पहले इंतकाल हो चुका था और इसके बाद इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। वो कभी अपने बेटे से गाफिल तो नहीं रही, ताहम इस काबिल हो चुका था कि अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकता, इसलिए खदीजा बेगम के साथ रहा करता, जिनके साथ रहते हुए वो बेतहाशा खुश और मुतमईन था। अगर ये दोस्त हमेशा के लिए यहाँ रुक जाए तो इनके मासूम से चेहरे पर एक ख्वाहिश उभरी और इसने आंखें दबाकर इन्हें खामोश कर दिया। बुरी बात आप तो जिसे देखती हैं ऐसे रोकने की बात करती हैं। इनकी बात को सिर्फ टालने के लिए इसने कहा था और खदीजा बेगम ने अच्छा खासा बुरा बना लिया। इतनी प्यारी बच्ची है, देखो कैसे मेरा ख्याल रखती है, कितनी खूबसूरत है, फर्मा बरदार, और क्या चाहिए तुम्हें? और इनके दोनों हाथों को पकड़कर बारी बारी इन पर लब रखते वो मुस्कुराकर इनका चेहरा देखता रहा। जिंदगी में पहली बार खदीजा बेगम ने देखा था कि इनके पोते की चेहरे की रंगत किसी के बारे में सुनकर सुर्ख हुई है। अंदाजा लगा सकती थी कि वो अपने दिल में कौन से ऐसा साथ छुपाए बैठे। दादी अम्मा, मेरी प्यारी जान, इस रिश्ते के लिए इस लड़की का भी तो मानना जरूरी है ना? और इसने साफ कह दिया कि आपका पोता इसे एक आंख नहीं भाता। बात को टाल मटोल करते हुए वो इनको खामोश करवा चुका था। आप जानती हैं, आपकी बहन की शादी वकार हसन से हो चुके, यानी कि जो इन्होंने प्लान बनाया वो कामयाब रहा। इसने अच्छी खासी छानबीन भी कर ली और अब इसे खबर भी दे रहा था। शुक्र है, चलो कम से कम इससे अपनी मोहब्बत को तो पा ली। और इस बात पर वो देर तक इसका चेहरा देखता रहा। मोहब्बत को पा लेने वाले खुशकिस्मत होते हैं। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। वो खुद इसके लिए कपड़े खरीद कर लेकर आया था। मुलाजमा के हाथों इसकी जरूरियात की तमाम चीजें इस तक पहुंचा दी। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहे और एक एक चीज को तरसती रहे। इस घर में वो इनकी मेहमान थी। मुझे लगता है मोहब्बतें जिनके नसीब में होती हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, या फिर मोहब्बतें होती खुश नसीबों के हैं। शायद वो
कंधे उचका कर रहेगी। बिलाशुबा वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करती थी। इसके नाजुक चेहरे को देखते हुए वो शख्स को इकरार करना पड़ा, वो कभी भी अपने दिल को इस हसीन लड़की की मोहब्बत से दूर नहीं रख सकता, और अगर अपनी मलका बनाने की ख्वाहिश रखता है तो ये ख्वाहिश जिंदगी में पूरी हो या ना हो, लेकिन इसकी कसक लाजमी तौर पर दिल में रहेगी। इसने सारे मामले को सेट कर दिया था। वो अब इसकी मदद करना चाहता था, इसलिए इस शाम इसे घर ले गया। इसकी रजामंदी से इसके घर से रुखसत हो रही थी, और ना जाने क्यों जिंदगी में पहली बार इसे अपना घर वीरान लगने लगा। वैसे दादी अम्मा आपको बहुत याद करेंगी। छत पर खड़े होकर इसने उड़ते हुए बालों को देखकर वो हल्का सा इकरार कर गया, और दादी अम्मा का पोता इससे भी नफासत से मुस्कुरा कर इसे देखा था। शायद वो भी वो नजरों का रुख फेरते हुए बात ही बदल गया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक के पेश नजर जाबिर साहब ने खुद दरवाजा खोला, और सामने खड़ी हुई लड़की को खूंखार नजरों से देखते हुए इन्होंने नजरों का रुख फेर कर इस लड़के को देखा जिनसे एक बार पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी थी। आप शायद किसी गलत पते पर आ गए हैं एसपी साहब, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। वही जिसकी से उम्मीद थी, इसने आगे बढ़कर इन्हें थाम लिया। बाबा वो बुरी तरह रो पड़ी। मुझे अंदर आने दीजिए, मैं खुद आपको सारी हकीकत बताऊंगा। आप फिक्र न करें, आपकी बेटी महफूज थी। समझे, ये इतने दिन पुलिस की हिरासत में रही है। जाबिर साहब कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। रोशनी बेगम ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो इसे इस घर में आने नहीं दे सकती थी। इन्हें मालूम था अगर वो आएगी तो इनका और इनकी बेटी का राज खुल जाएगा। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। ये लड़की मेरे लिए मर चुकी है। मेरी बला से ये जहां जाए। जाबिर साहब बहुत संगदिल फैसला कर रहे थे। वो रोते हुए इन्हें देखती रह गई, और इसके साथ बैठे हुए खान ने फिर इन्हें सारी बात से मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया। आप इस लड़की की हमदर्दी में सब कुछ कर रहे हैं जाबिर साहब, इस पर यकीन नहीं कर सकते। मेरे पास इन तमाम सारी बातों के सबूत भी हैं। ये रही आपकी बेटी और वकार हसन की पहली मुलाकातें, फोन कॉल्स, और इस रात की गई कॉल जो मुझे आपके घर से मौसूल हुई थी, जिसमें मुझे अनाया जाबिर के बारे में बताया गया। देखें, आपकी बेटी को साफ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया। अगर आपको आज इसकी जानिब से दस्तबरदार हो जाएंगे तो शायद बेटियां सारी जिंदगी अपने बाप पर एतमाद करने से पहले भी घबराती रहे। वो जल्दी से उठी और बाप के कदमों में बैठ गई। बाबा मुझे माफ कर दे, मैं भटकी नहीं थी। मैंने खुद को महदूद रखा है क्योंकि मुझे हर सूरत अपने बाबा का फैसला मानना है। और जाबिर साहब ने अपना कामता हुआ हाथ इसके सर पर रखा। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कहानी का ये पहलू भी हो सकता था। और सितारा बेगम तो यूं खामोश थी जैसे इनकी जुबान ही काट दी गई हो। वकार के घर वाले इस बात को बुनियाद बनाकर जुबिया का जीना हराम कर चुके थे कि इन्होंने और दुल्हन को दिखाकर दूसरी दुल्हन इनके हवाले की। वकार सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के सामने इसका बड़मला इजहार नहीं कर सकता था। इसका मौसिन इसे अपनों के हवाले करके अब जाने के लिए तैयार खड़ा था। मुझे इजाजत दे दीजिए जाबिर साहब। खुदा के अमान। और जाबिर साहब ने गर्म जोशी से इनका हाथ थामा। तब इसकी नजरें भटकते हुए इस लड़की की जानिब उठी तो न जाने कितनी खामोश निगाहों से इसे देख रही थी। वो काफी देर इसे देखता रहा और फिर लौट गया। होता है कभी कभी हमारे दिल में एक शख्स का अक्स उभर कर हमें बेबसी के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। हम इसे चाहने लगते हैं। दिल की गहराइयों से वो हमारी पलकों पर ख्वाब बनकर उतरता है, लेकिन जब हम हाथ बढ़ाकर इससे पाने की कोशिश करते हैं तो वो ख्वाब की तरह पर लगाकर उड़ जाता है। खिड़की में खड़ी उड़ाते हुए बालों के साथ वो न जाने कितनी देर खकान खान के बारे में सोचती रही। कितना दिल फरेब था वो शख्स, कितनी हसीन थी इसकी चमकती हुई आंखें, जिनके नशे में डूबकर बिखरने वाले यकीनन खुशकिस्मत ही होंगे। कौन कहता था कि इससे खाकान खान से मोहब्बत नहीं हुई? इसे बेतहाशा मोहब्बत हुई थी। इसे इसके घर से, इसके घर में बिखरे हुए सुकून से। लेकिन कहा जाता है कि मोहब्बत भी हर लड़की का मुकद्दर नहीं होती। इसने अगर अपनी जिंदगी का फैसला बाबा के हाथ में दिया था तो वो इनकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहती थी। इसे बाजों से खींचकर अपनी जानिब मोड़ते हुए रोशनी बेगम ने एक बार फिर इसका चेहरा दबोच लिया। दोबारा आ गई हो मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए। मेरी बेटी के पर इस घर के दरवाजे बंद करने के लिए इनकी आंखों से शोले निकल रहे थे, और इसने पहली बार इनकी कलाई को पकड़ते हुए और खुद से दूर धकेल दिया। आपकी बेटी हर दरवाजे को खुद अपने ऊपर बंद कर चुकी है। मैं नहीं। आपने सिर्फ इसे यही सिखाया कि अपनी सौतेली बहन से नफरत करनी है, सिर्फ अयाशी सिखाई। इससे अगर इतनी सख्ती इस पर की होती अम्मी जान
तो शायद वो किसी काम की बन जाती। वो पहली बार अपनी जुबान का इस्तेमाल करके इन्हें हैरान कर रही थी तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम शायद जानती नहीं हो मुझे। वो लपक कर इसके बालों को दबोचने लगी, लेकिन इसने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया था। खबरदार, बाबा के आने तक कभी सब्र नहीं करूंगी। सब कुछ चीख चीख कर वो गुजरे हुए जुल्मों सितम भी बताऊंगी जो मैंने अपने अंदर छुपा लिए। आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये वही औरत थी जो इसकी माँ की जिंदगी पर मुसल्लत हुई, इसकी माँ की जिंदगी को अजीरन बना दिया, और फिर एक अरसा हमने इसकी जिंदगी से तमाम सुकून और आसाइशों को छीन कर इसे इस घर का गुलाम बनाए रखा। अब भी अगर वो डर जाती तो सारा खसारा इसके हिस्से में आ जाता। इसे डरना नहीं था। ऐसा नहीं कि वो बदतमीज हो गई, वो पहले से ज्यादा फर्माबरदार हो चुकी थी। घर के सारे काम काज, सारी जिम्मेदारियां वो पहले से बढ़कर देखते हैं, लेकिन अब इससे गुलामी करना नहीं आती। जाबिर साहब को अंदाजा हो चुका था कि इन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है। इसे रोशनी बेगम के हवाले करके वो मुतमईन हो गए, लेकिन इन्हें इसकी जात से गाफिल नहीं होना चाहिए था। इन्हें अपनी बेटी का ख्याल खुद रखना चाहिए था। इन्हें अंदाजा था कि वो लौट आई है अपनी इज्जत, अपने किरदार को बचाकर, लेकिन वो इनकी आंखों में उभरते हुए ख्वाबों से वाकिफ थे। इसलिए इस रोज खुद चलकर खाकान खान के पास गए। इस शख्स ने न जाने कितनी इज्जतों से नवाजा। वो इसके सामने बेहतरीन अंदाज में बैठे हुए थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में अनाया के लिए मोहब्बत देखी है। वो दो टोक अंदाज में बात करने के आदी थे। खाकान कुछ देर हैरत से इन्हें देखता रहा और फिर मुस्कुराकर सर झुका गया। लेकिन आपकी बेटी ने मेरी मोहब्बत को अपनी पाबंदी में बांध दिया, या शायद इसे आपके फैसले की नजर कर दिया। वो साफ गोई से कह गया। इसलिए तो मैं इसके लिए वो फैसला करने आया हूं जो इसके दिल का फैसला है। इस शाम खाने की मेज पर इन्होंने इतला दी कि वो अनाया का रिश्ता फिक्स कर चुके हैं। इस हफ्ते के इख्तिताम पर इसका निकाह बस सादा सी तकरीब होगी। इसकी हालत में नवाला तो फंसा था, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जल्दी खुद को नॉर्मल कर लिया था। पूछोगी नहीं कि किससे। इसके बाद इसने शफकत से इसे देखा। आपने जिसका भी इंतखाब कर लिया मेरे लिए वो बेहतरीन होगा। अपने हाथ साफ करती वो उठकर कमरे में चली गई। वो खुश थी, मुतमईन थी। इसे अपने बाप की मोहब्बत को पा लिया था। अगर इस वक्त वो खाकान से निकाह कर लेती तो शायद वो कभी भी इस चीज को ना पा सकती। कोई बात नहीं, इसने मोहब्बत खो दी। मनपसंद शख्स अगर खो दिया जाए तो फिर भी कभी जिंदगी में कोई ना कोई इसकी जगह ले सकता है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो खो जाए तो फिर कभी नहीं मिलती। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि महबूब को हमेशा मुकद्दम रखा जाए। मोहब्बत जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन अगर दुआओं में लिपटा हुआ महबूब हाथ आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इस रात को आखिरी मर्तबा वो रोई थी। खाकान खान के लिए अपने घुटनों पर सरक कर वो न जाने कितनी देर रोती रही, और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अपने लिए सब्र मांगा था। ऐसे कभी भी बाप का सर नीचे नहीं करना था। ऐसे हमेशा इनका सर उठा हुआ देखना था। इस बार इसके बाप ने रोशनी बेगम पर नहीं डाला। अपनी बेटी के साथ जाकर वो खुद तैयारियों में शामिल रहे। बजाय तो रोशनी बेगम भी साथ चली जाती, लेकिन इन्होंने जो इज्जत और वकार खो दिया था, अब मुश्किल ही था कि वो वापस हासिल कर पाती। तो कभी कभी किसी बेबुनियाद सी जिद का निशाना बांधकर हम उस चीज से हाथ धो बैठते हैं जो खुदा ने हमारे हिस्से में रखी होती है। अगर वो अपनी बेटियों को दिल से तस्लीम करती, दोनों की एक जैसी तरबियत करती, दोनों को माँ बनकर पालती, तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। इनके पास दो बाकिरदार और मोहब्बत करने वाली बेटियां होती। जुबिया तो पहले ही इनको किसी खातिर में नहीं लाती थी, और इन्होंने अपने हाथों से गवा दिया जिसका मलाल कहीं न कहीं दिल में मौजूद था। इसने हर चीज बहुत मोहब्बत से बनाई, अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। इस शाम इसके हाथों पर लगने वाली मेहंदी का रंग बहुत खूबसूरत था। ये बहुत सादा सी तकरीब थी। इसके बाप ने ज्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। जुबिया ने निकाह वाले दिन ही शिरकत करनी थी, क्योंकि वो वकार के साथ दूसरे शहर में थी। वैसे भी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अनाया नामे से अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी को न जाने कितनी देर देखती रही। न जाने वो शख्स क्या सोचता होगा कि बहुत एहसान फरामोश थी, पलट कर एक बार भी नहीं देखा। सोचता रहे मेरी बला से मैंने कौन से वादे कर रखे थे। खुद ही ख्याल बुनती और खुद इनकी तरदीद कर देती। सारी कजन ने मिलकर इसे मेहंदी लगाई और इसके बाद वो सरदर्द का बहाना करते अपने कमरे में आ गए। दूसरा दिन हंगामों से भरा हुआ था। वो एक आखिरी रात थी। इसके पास
جو ساتھ میں سے خاقان خان کا سوگ منایا اور ہمیشہ کے لیے اس کی محبت کو دفن کر دیا، دل کے ایک کونے میں جیسے دوبارہ نہ جگانے کا عہد کیا تھا۔ دوسرا دن بہت دل فریب تھا۔ بیوٹیشین نے مہارت سے اس کے چہرے کو تراش دیا۔ خوبصورت میک اپ میں وہ بہت دل آویز لگ رہی تھی۔ اپنے لبوں کو باہم جوڑے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ دل فریبی کی انتہا تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارات آنے کا شور اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا گیا۔ ایسے نظروں کو جھکائے رکھا جب تک کہ اس سے مقابل کے پہلو ملا کر نہیں بٹھایا گیا۔ جابر صاحب کی رضامندی سے قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ خاقان خان کے نام پر وہ چونکی تھی۔ اسے سر اٹھایا کچھ دیر نہ سمجھی سے دیکھتی رہی اور پھر جب اقرار کا وقت آیا تو نہ جانے کیوں اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ آنسوں کے ساتھ اس نے تو اس بات میں سر ہلا کر اقرار کر لیا۔ یہ معجزہ تھا کسی خواہش کے چپکے سے پورے ہو جانے کا جس کے متعلق وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس وقت مقابل نے وہ گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹایا وہ یکٹک اس شاندار سے مرد کا چہرہ دیکھتی رہی جس نے آنکھ ڈبا کر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی اور اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گر گئے۔ زوبیہ جانی کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ وقار کو پا لینے کے بعد اس سے معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لیا۔ انتہا کا کامچور اور نکما شخص جو دنیا جہان کی عورتوں کو وقت دینے کے لیے بےتاب رہتا، لیکن یہ بھی شروعات تھی۔ اسے نہ جانے اور کتنے مصائب دیکھنے تھے۔ دور کھڑی زوبیہ کو تیز نگاہوں سے گھورتی رہی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ لوگ زندگی میں کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے، سو بہتر ہے کہ انہیں سمجھانے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ اپنے بابا کو اس نے سر اٹھا کر مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے اپنے بابا پر بھروسہ کیا تو کیسے ممکن تھا کہ میں تمہاری آنکھوں کی خواہش نہ پڑتا؟ آج وہ رو رہے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک فخر تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ایک محفوظ شخص کے ہاتھوں سونپ رہے تھے۔ مقابل نے جس قدر تڑپ سے اسے پایا تھا بالکل اسی طرح اس کا شاندار استقبال بھی ہوا۔ ختیجہ بھی تو بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی۔ آخر ان کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ وہ جس وقت اس کے کمرے میں آ کر بیٹھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور دل بے تاب کی دھڑکنوں کو سن کر ایک عجیب اضطراب اس کے نسوں میں پھیلتا چلا گیا۔ جس وقت وہ شاندار شخص کے کمرے میں داخل ہوا وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مقابل قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو چھو کر جسے یقین کیا تھا کہ ہاں حقیقت میں وہ دلربا اس کے سامنے ہے۔ بالآخر میں نے آپ کو پا لیا، اب آپ ایک ایسے ڈاکو جی کی دسترس میں ہیں جب دل چاہے آپ پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اسے حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا اور سچ میں حیران ہو کر وہ آنکھیں مٹکاتی اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ اسے اپنے سامنے مسکراتے ہوئے دیکھنا وہ بھی اس روم میں اسے لگا تھا صرف اس کی حسرت بن جائے گی، اس لیے آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی کے پوروں سے صاف کرتی وہ دل فریب سی ہنس پڑی۔ ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد وہ خدا کا شکر گزار تھی۔ خاقان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ وہ قابل محبت لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری تھی جتنا کہ اس کی سانسیں، اور پہلی بار خاقان کے اتنا قریب آ کر وہ پورے حق سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ آج سے تم سے میری ہو، صرف میری۔ اس کے لبوں کو بے تحاشا اپنے لبوں سے چھوٹے اس کے نسوں میں اتارتا جا رہا تھا جبکہ اٹکتی ہوئی سانسوں اور بے بس ہوتے وجود کے ساتھ وہ اپنا آپ تو مدتوں پہلے اس کے حوالے کر چکی تھی۔ بس یہ تو ایک رسم تھی، ایک تقاضا تھا محبت نبھانے کا۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والے ہر دن اس کے لیے بہترین ہوگا۔ خدا نے اس کے حق میں وہ آسائشیں لکھی ہیں جو اگر کسی کو میسر آ جائیں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا پھرے۔ وہ رات وعدوں کی رات تھی، قسموں کی رات تھی۔ ہلکی سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ ہر پردے سے آزاد کرتا خود میں سمیٹ چکا تھا جبکہ مدتوں سے اس کی بےتابیوں کے لیے ترستی ہوئی لڑکی نے اس کے گلے میں بازوں ڈال کر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب موت ذاتی طور پر محبوب ایسے دستیاب ہو جائے تو حق بنتا ہے کہ پھر کوئی پردہ نہ ہو، پھر کوئی اقرار نہ یا انکار نہ رہے، بس ایک خاموشی، ایک ہماری اور ایک تشنگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔